Very good evening to you all students who are here a part of this today's presentation, second semester, and it is vocational paper. We are going to start, and this is unit 1 and part 1. As you know, your vocational paper is soft skills in sociology. Now, what is soft skill and what is sociology? What is the importance of soft skills in our society? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस सेशन में पढ़ेंगे। इसमें मैं सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जैसे आप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बता रहे थे कि ये सेंट्रल है, ये स्टेट है, तो सर हमारा सेंट जॉन्स कॉलेज किस में आता है? सेंट जॉन्स कॉलेज आपका आगरा यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज है एंड इट इज अंडर आगरा यूनिवर्सिटी विच इज स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ओके सर। सर तो इसी के अंडर आता है ये भी? आगरा यूनिवर्सिटी के अंडर में। यस। ओके ओके, थैंक यू सर। एंड यू नो, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड आई वुड लाइक टू टेल यू कि आगरा कॉलेज आगरा सबसे पुराना कॉलेज है यस जो सर, 200 ईयर्स हो गए। 1823 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसके 200 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं और उसके सेलिब्रेशन के प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं कॉलेज में। बड़ा प्रोग्राम होगा। और आपको मालूम है कि आगरा कॉलेज आगरा कवि यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जिसका क्षेत्र कहाँ तक था मालूम है? कैलकाटा तक। कैलकाटा तक का एरिया इसमें कवर होता था। और आगरा कॉलेज आगरा एस्टेब्लिश कैसे हुआ, किसने इसको एस्टेब्लिश किया और कैसे किया, ये पता है आप लोगों को कुछ? नो सर। नहीं पता है तो ये सब चीजें जानने की इच्छा रखिए थोड़ी सी। एक इस टॉपिक को फिलहाल मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अपने सब्जेक्ट से हम लोग भटक जाते हैं। अभी अपने टॉपिक तक रहेंगे। आपका सेंट जॉन्स कॉलेज इतना प्रेस्टिजियस कॉलेज है जिसने राष्ट्रपति दिए हैं, जिसने प्रधानमंत्री दिए हैं और जिसने साइंटिस्ट दिए हैं बड़े से बड़े, और बहुत बहुत बड़े लोग दिए हैं। सो यू आर पार्ट ऑफ दैट प्रेस्टिजियस कॉलेज which have the recognition all over the world. You know, अभी जो वो हैं, क्या नाम, अजीत डोभाल हैं, आपको मालूम है एनएसए हैं, वो भी आगरा यूनिवर्सिटी के यस सर। स्टूडेंट रहे हैं। मालूम है आप लोगों को? बहुत सारे प्रेस्टीज, आगरा यूनिवर्सिटी की बात करें तो बहुत बड़ी रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़ी हुई हैं। अब मैं आगे चलता हूँ इस यूनिट की तरफ, उसे छोड़ता हूँ टॉपिक्स को। फर्स्ट यूनिट इज, इट एक्सप्लेन्स व्हाट आर स्किल्स। स्किल्स क्या है? जब भी आप कोई काम सीखते हैं तो सबसे पहले वो क्या होता है? एक नॉलेज होता है जिसे आप गेन करते हैं, और उस नॉलेज को किसी पर्टिकुलर तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, चाहे वो वर्किंग एक्सपीरियंस के तरीके से हो, ट्रेनिंग हो, या एजुकेशन के तरीके, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी आपको क्या दे रहा हूँ? इंफॉर्मेशंस। और इंफॉर्मेशंस के आधार पे क्या बनेगा? नॉलेज। और नॉलेज से क्या बनेगा? विजडम। और विजडम से बनेंगी आपकी स्किल्स। जब आप अपनी विजडम को प्रैक्टिकल लाइफ में उतार लाते हैं तो उसे स्किल्स कहते हैं। अब हम स्किल्स दो तरीके की हैं, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स। देखो, सिलेबस से भी हटके मैं थोड़ी चीजें आपको लेके चलूंगा, है ना? सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स के बारे में हम बात करें उससे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं वोकेशनल स्किल्स। वोकेशनल स्किल्स क्या हैं? ऐसी स्किल्स जो आपको आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ क्या कर पाए? आपको किसी तरीके से किसी काम को करने में सक्षम बना पाए, जिससे आप कोई जॉब के लिए तैयार हो पाए या कोई भी काम ऐसा कर पाए जिसमें आप अपनी लाइफ की जो अर्निंग है उसे स्टार्ट कर पाए। तो सच टाइप ऑफ स्किल्स आर कॉल्ड वोकेशनल स्किल्स। अब आपकी जो को करिकुलर कोर्सेज हैं वो किस तरीके के स्किल में आते हैं?
लाइफ स्किल्स, बिल्कुल। लाइक है ना। और फॉस्टर करना, ओके सर। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। और वोकेशनल स्किल्स का ऑब्जेक्ट क्या है? आपको कुछ इस तरीके से वो बना देना स्किल्ड कि आप अपनी लाइफ में अपनी आजीविका कमा सकें। दूसरी चीज है वोकेशनल और को करिकुलर में डिफरेंट क्या है? को करिकुलर भी 3 यूनिट्स का है, वो 3 क्रेडिट्स का है, और ये भी 15+60 का है। और ये जो वोकेशनल है, ये भी ऐसा ही है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है मालूम आपको? वो करिकुलर कोर्स की जो क्रेडिट हैं वो आपकी सीजीपीए में नहीं जुड़ेंगी। सीजीपीए क्या होता है, कितने लोग जानते हैं? मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियोस सभी बने पड़े हैं, उन्हें आप एक बार जरूर देखिए। और आपकी वोकेशनल जो है, ये आपके सीजीपीए में, मतलब लाइफ टाइम आपकी जो मार्कशीट होगी उसमें जो नंबर चढ़ेंगे, उसमें जो क्रेडिट्स होंगी, उसमें इस कोर्स की क्रेडिट जुड़ेंगी। ये दोनों में अंतर है। और उसकी जो को करिकुलर कोर्स है उसकी क्रेडिट फाइनल जो आपका ग्रेड बनेगा उसमें नहीं जुड़ेंगी। दूसरा, इसमें को करिकुलर में 75% मार्क्स का जो एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी करवाती है, और 25 मार्क्स का असेसमेंट जो है वो कॉलेज करवाता है। अब आपके वोकेशनल कोर्सेज में 100% मार्क्स जो हैं वो कॉलेज के थ्रू ही होंगे। और कॉलेज का थ्रू मतलब है कि वो हमारे थ्रू होंगे, क्योंकि हम कॉलेज में आपको इस एजुकेशन के लिए कॉलेज ने असाइन किया है, हमारे साथ एमओयू किया है। तो हम आपका जो भी असेसमेंट करेंगे, 100% जो भी परसेंटेज मार्क्स हम देंगे वो आपके कॉलेज के थ्रू डैशबोर्ड से अपलोड होके यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आएगा उसमें ग्रेड के रूप में आएगा, और ये ग्रेड आपके लाइफ टाइम काम आएगा। तो ध्यान रखिए, ये डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज थोड़ी सी थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसमें बढ़े उससे पहले आप समझ लीजिए थोड़ा सा जो यहाँ पे लिखा हुआ, दे कैन बी ऑफ बोथ टेंजिबल और इंटेंजिबल और मेजरेबल, एंड दे अलाउ इंडिविजुअल टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, सोल्व प्रॉब्लम्स और परफॉर्म टास्क विद ए हायर डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी। इतना समझ लीजिए स्किल के बारे में। स्किल्स क्या करती हैं? ये दिखाई देने वाली भी हो सकती हैं, इन्हें नापा भी जा सकता है, या ये इंटेंजिबल भी हो सकती हैं। और आमतौर पे जो स्किल्स इंटेंजिबल हैं उनको स्किल्स के रूप में आप जान तो सकते हैं कि इसे इस चीज का नॉलेज है, लेकिन जब तक वो उसे परफॉर्म करके सामने दिखा नहीं देता तब तक उसकी स्किल अप्रूव नहीं होती। जैसे आपको लैब में जब आपका कोई प्रैक्टिकल होता है, आप सब जानते हैं आप कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनर जब आता है वो भी जानता है आप कर लेंगे, लेकिन आपको सामने करके दिखाना है, देन इट इज कॉल्ड स्किल, है ना। ये जॉब रिलेटेड होती हैं, लाइफ स्किल्स भी होती हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स हो सकती हैं। इसके अलावा ये क्या करती हैं कि आपके अपने डेवलपमेंट में भी सहायक होती हैं। जरूरी नहीं सभी से आपको जॉब ही मिले। अब जैसे ये स्किल्स के बारे में आप पढ़ेंगे, स्किल्स इन सोशियोलॉजी, सॉफ्ट स्किल्स इन सोशियोलॉजी, तो सॉफ्ट स्किल से आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाला, लेकिन जॉब मिलने के टाइम में जो इंटरव्यू होगा और ऑल टाइम आप इंटरेक्ट करेंगे उस कंपनी में, उनके एम्प्लॉयज और अपनी सोसाइटी में, अपने घर में तमाम लोगों के साथ में आपका इंटरेक्शन कैसे हो, आप कैसे अपने आप को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, ये सब चीजें इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होंगी। स्किल्स आमतौर में दो दो में डिवाइडेड हैं। एक हार्ड स्किल्स, ये स्किल्स वो हैं जो टेक्निकल teachable abilities that are often related to particular job or field. Hard skills are typically acquired through formal education training programs or hand on practice। देखिए ये है कि हार्ड स्किल्स क्या है? टेक्निकल एजुकेशन, जैसे आप वेल्डिंग वर्क्स है, या प्लम्बिंग प्लम्बिंग का जॉब है, या मान लीजिए ये आईटीआई पॉलिटेक्निक की तमाम ट्रेड्स हैं, चाहे वो रिलेटेड हो
इससे फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेशन है, एसी है, इनसे हो। इस तरीके की स्किल जिन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और जिन्हें पढ़ाया जाता है, जो तकनीकी भी हो सकती हैं, ऐसी स्किल्स को हार्ड स्किल कहा जाता है और इनके लिए प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं या आर्ट के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो ये हार्ड स्किल्स में आते हैं। ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं? ये सॉफ्ट स्किल्स आपको इंटरपर्सनल जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, उसके लिए आप कैसे किससे इंटरेक्ट करें, इसके लिए ये काम आते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल है आपका कम्युनिकेशन, टीम वर्क, अडेप्टेबिलिटी एंड लीडरशिप। किसी भी स्थिति में आप किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करेंगे। आप इंटरव्यू में अगर जाते हैं तो इंटरव्यू में आपका एंट्री का तरीका क्या होना चाहिए, बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, ग्रीट कैसे करना चाहिए, और किस तरीके से टीम को आप लेके चल पाएंगे। टीम में लीडरशिप स्किल्स अगर आपके पास में है तो टीम लीडर आप कैसे बनेंगे, या किसी टीम में जब आप एंट्री कर रहे हैं तो सीधे लीडर तो नहीं बन जाएंगे, उसमें आप किस तरीके से अडेप्ट करेंगे। ये सब सॉफ्ट स्किल्स का एक पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या मुख्य चीजें आती हैं? कैटेगराइजेशन आपने पढ़ लिया, दो हैं, हार्ड और सॉफ्ट। नेक्स्ट है कुछ, हियर आर सम कॉमन वेज टू कैटेगराइज स्किल्स। कुछ कैटेगरीज हैं जिनके द्वारा हम सॉफ्ट स्किल्स को बांट सकते हैं। हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में देखिए, एक अच्छा यहाँ पे एक इमेज है जिसे आप देख के कुछ समझ सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे हार्ड स्किल्स में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं आप, या सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, या पाइथन में कुछ कर रहे हैं, या एमएस ऑफिस सीख रहे हैं। ये सभी हार्ड स्किल्स हैं। एनालिटिकल डेटा साइंस में आप जा रहे हैं, या मशीन लर्निंग में जा रहे हैं, या डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो स्किल्स जिनको प्रॉपर चैनल है पढ़ाने का, एकेडमिक तरीके से उन्हें पढ़ाया जाता है, और वो आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का एक पार्ट भी बनती हैं। अब सॉफ्ट स्किल्स में क्या है? मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। अब एक अच्छा लीडर कैसे बने, ये पढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे और अपनी लाइफ में उसे प्रूव नहीं कर देंगे, तब तक आप लीडर नहीं कहलाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन एंड डिस्ट्रप्शन। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ सकते हैं बीच में। टेक्निकल स्किल्स में क्या क्या आते हैं? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, लाइफ स्किल्स की पहले हम बात कर लें। लाइफ स्किल्स में आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करें, इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे हो आपका प्रॉपर, और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे हो, एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। लाइफ में हर चीज को अगर आप प्रॉपरली मैनेज करेंगे तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। पढ़ाई भी आपकी होनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइजेज भी होनी चाहिए, मेंटल एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं इफ यू वांट टू अचीव द टारगेट दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक अप्रोच, उसमें ये सब चीजें होनी चाहिए, आपका संपूर्ण विकास होना चाहिए। तो आपकी जो पढ़ाई है, न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसका ऑब्जेक्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट है। इसी वजह से आपको करिकुलर एक्टिविटीज या कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज कंपलसरी किए गए हैं। वैसे आप कह देंगे हमें वोकेशनल एजुकेशन से क्या मतलब है, हमें को करिकुलर कोर्सेज से क्या मतलब है, हमें नहीं पढ़ना कि फर्स्ट एड क्या होती है और हेल्थ क्या होती है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। आपको वही पढ़ना है जिसे आपको पास होना है। तो वो स्किल जो आपके लिए लाइफ के लिए इसेंशियल हैं, तो उन्हें फिर एजुकेशन का पार्ट बना देना ही इम्पोर्टेंट है। तब तो कम से कम आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जिस वजह से आज आप बैठे हैं और आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। जॉब रिलेटेड स्किल्स में टेक्निकल स्किल आपको होनी चाहिए। अगर आप कोई जॉब करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब करना चाह रहे हैं, तो जैसी भी जॉब है, जैसे अकाउंटिंग की जॉब हो सकती है, प्रोग्रामिंग की हो सकती है, या
डिजाइनिंग की हो सकती है। डिजाइनिंग में बहुत तरीके के डिजाइनर्स हो सकते हैं। आप डीटीपी ऑपरेटर हो सकते हैं, आप वेक्टर डिजाइनिंग में हो सकते हैं, आप कैड वगैरह की डिजाइनिंग जिसमें होम इंटीरियर वगैरह और इस तरीके बनते हैं उनमें हो सकते हैं। मैनेजरल स्किल्स में आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या डिसीजन मेकिंग है या कोई डेलीगेशन है, उसको टीम को मैनेज करना है या रिप्रेजेंट करना है अपने कॉलेज को कहीं पे जा रहे हैं, तो ये स्किल्स उसमें आती हैं। कस्टमर सर्विस स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्या होता है कि कस्टमर को हम कैसे मैनेज करें। आज की दुनिया में जितना जो भी चल रहा है, जो भी आप देख रहे हैं, वो सब कुछ कस्टमर एक मैनेजमेंट ही है, जिसके लिए आपको तैयार होना है। तो ये सब टाइप्स ऑफ स्किल्स हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स। आप मेडिकल इंडस्ट्री में अगर जा रहे हैं तो मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आप या तो एक सर्जन हो सकते हैं, एक फिजिशियन हो सकते हैं, एक पैथोलॉजिस्ट हो सकते हैं, एक लाइब्रेरी टेक्नीशियंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग है तो आपको मालूम है, आपको पता होना चाहिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, किस तरीके से आप कंटेंट्स को तैयार करें जिससे गूगल या कोई भी सर्च इंजन है वो हमारे कंटेंट्स, जब भी कोई यूजर सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट या हमारा जो भी कुछ हमने ऑनलाइन प्रेजेंस है वो तुरंत टॉप रैंकिंग में आए। या सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जिसमें वर्क व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, ईमेलिंग है, या कोई भी मीडियम्स हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, या इन पे हम जो विज्ञापन करते हैं वो करें। इसी तरीके एकेडमिक स्किल्स हैं। एकेडमिक स्किल्स में आ जाते हैं आपके रिसर्च पेपर्स हैं या जो आपकी पढ़ाई है, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम या कुछ भी आप कर रहे हैं, ये सब। और राइटिंग स्किल्स में लिखना आ जाता है। देखिए, किसी चीज को अगर आप सही तरीके से समझते हैं, जानते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको लिखना नहीं आता है तो सब बेकार है ना। तो राइटिंग स्किल्स में जैसे ऐसे है, एकेडमिक साइटेशंस हैं और क्रिटिकल एनालिसिस हैं, ये सब चीजें राइटिंग स्किल्स का पार्ट बनती हैं। तो ये दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स, है ना। नेक्स्ट है 6 में पर्सनल डेवलपमेंट स्किल। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया हमेशा दूसरे को रास्ता बताती रहती है, आप भी दूसरे लोगों को समझाते रहते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन खुद के अपने विकास के लिए आपको क्या करना है, खुद को अपने आप को विकसित करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशंस, स्ट्रेंथ, वीकनेस विच इज पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, और हमारी इमोशंस कैसी होती हैं, क्या हम शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, क्या हम अपनी आलोचना नहीं सुन पाते हैं, क्या हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। ये सब चीज़ें हमें अपनी स्थिति खुद पता होनी चाहिए। गोल एंड अचीवमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति के लाइफ का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य जरूर होगा। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा और हमेशा मोटिवेटेड रहना होगा। अगर हम परस्टेंट एफर्ट्स नहीं करते हैं, 4 दिन तो हम 10-10, 12-12 घंटे पढ़े, 15 दिन हमने किताब उठा के नहीं देखी, then we will not be able to achieve our goal. So how the goal we should set, हमें अपना जो गोल है वो भी कैसे निर्धारित करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनके साथ के लोग बीए ले रहे थे इसलिए उन्होंने भी बीए ले लिया, कुछ पॉलिटिकल साइंस ले रहे थे तो उन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस ले लिया। ये चीज गलत है। मैं आपको कुछ ऐसे अच्छे लोगों से मिलवाऊंगा, बहुत ही एक्सपर्ट एडवांस लोगों से, जो आपको बता पाएंगे कि आपके इंटरेस्ट के आधार पे आपको लाइफ में कौन सा करियर चुनना चाहिए था जिसमें आप सफल हो सकते थे, और आपने जो चुना है वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है। ये सब चीजें पॉसिबल हैं आजकल। असेसमेंट की टेक्निक्स बहुत एडवांस हैं, जो आपकी कॉग्निटिव पावर्स को असेस करके आपको गाइड कर पाएंगी बेहतर आप क्या करें। कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन कई तरीके से होता है, वर्बल होता है, रिटन होता है, और दूसरा आप जानते हैं, ये वर्बल और रिटन के अलावा क्या होता है, थ्रू ग्राफिक्स और थ्रू, जैसे हम इशारा करते हैं, बोलते नहीं है। वर्बल में हम बोल के अपने विचारों को प्रकट करते हैं, रिटन में लिख के करते हैं,
और कुछ हम इशारे करके भी करते हैं, और जिन्हें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। कई जगह पे चित्र बने होते हैं, ना लिखा होता ना बोल रहा होता है। जैसे हम टॉयलेट्स वगैरह जाते हैं तो मैन एंड वुमेन्स के चित्र वहां बने होते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि दिस टॉयलेट इज फॉर मेंस एंड दिस इज फॉर वुमेन्स, है ना। इसी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो बहुत कुछ कह जाते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन एम्प्लॉइज ए मैनेजर्स पर्सपेक्टिव। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। ये एक मैनेजर है, इसके सामने दुनिया भर की समस्याएं हैं। ये एम्प्लॉयज हैं जो इनमें इन्वेस्ट हैं, किस तरीके से उनके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो होती हैं जहाँ पे किसी भी स्थिति में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ डिसीजन लेना है, और अल्टीमेटली डिसीजन सही लिया जाए या गलत लिया जाए तो क्या किया जाए। कई वर्ल्ड में ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई जिन पे आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी लोग कर सकते हैं। एक मैं एग्जांपल थोड़ा सा दे रहा हूँ। एक क्या हुआ, एक कंपनी, बड़ी कंपनी जो कार बनाती थी, उसने क्या किया कि कार का प्रोटोटाइप डेवलप किया अपने कंपनी के अंदर, और पूरा सिस्टम विकसित करने के बाद में जब कार बन के तैयार हो गई तो क्या हुआ कि कार की ऊंचाई कुछ इतनी थी कि वो जो गेट था उसमें गेट में उसने टकराना था। अब क्या किया जाए, कार की ऊंचाई कम करी जाए या गेट को काटा जाए, क्या किया जाए बताओ। आप लोग बताएंगे। सर कार की ऊंचाई इतनी थी कि गेट टकरा है। गेट, और कई गेट हैं इसमें, कितने गेट चार आप गेट थे। काटेंगे। तो गेट को काट दें। सर दो गेट रख के उनको फ्लिप वाला बना दिया जाए, जैसे लैम्बोर्गिनी में रहता। देखिए होता क्या है, अब यहाँ पे बेस्ट मैनेजर कौन है जो बेस्ट सॉल्यूशन दे पाए, और बेस्ट सॉल्यूशन एक छोटे से आदमी ने बता दिया कि क्या करें। मालूम है, जो तान्या ने लिखा है अभी कि टायर की हवा निकाल दो। लंबाई कम से कम 3-4 इंच तो कम हो जाएगी, 5 इंच। तो टायर की हवा निकालने से। बिल्कुल, काफी अंतर आ जाएगा, है ना। अब ठीक इसी है। तरीके से मैं एक एग्जांपल आप लोगों को और दे रहा हूं, जरा उस पर थोड़ी सी कसरत करना। कि क्या हुआ कि एक कंपनी साबुन बनाती है, ठीक है, बहुत ब्रांडेड साबुन है। जैसे आपने कैमे साबुन का नाम सुना है, CAME, नहीं सुना होगा ना। काफी नहीं। सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो केवल 5 स्टार होटल्स और तमाम बड़ी जगहों पे चलते हैं, और आम जगह पे वो चलते ही नहीं है, बेचते ही नहीं है वो, और इतने ज्यादा वो महंगे होते हैं। तो क्या हुआ कि ये साबुन जो एक कंपनी बनाती है, ये इस साबुन को ऐसे नहीं बेचती जैसे अपने मार्केट में ये आ रहे हैं तमाम, जो सिंथॉल लिया है या आप कोई डिटॉल लिया है या कुछ लिया है। ये बहुत सुंदर पैकेट के अंदर, जिसको हम शोकेस बोलते हैं, उसमें पैक करके बेचती है, बड़ा सुंदर गिफ्ट पैक बना के। और क्या हुआ गलती से, इस कंपनी का क्या हुआ कि ये जो पैकेट बना हुआ है, ये पैकेट ही चला गया और इसके अंदर साबुन था ही नहीं। ठीक, इसके अंदर साबुन था नहीं इसमें, और ये खाली चला गया। क्लाइंट जो था जिसने इस पैकेट को खरीदा, अंग्रेजों में आपको मालूम है बहुत अपने अधिकारों के प्रति बहुत चिंतित होते हैं। तो ये क्लाइंट जिसने इसको खरीदा वो कोर्ट में चला गया, और कोर्ट में जब गया तो फिर क्या हुआ मालूम। कोर्ट में जाना इस कंपनी के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात थी कि इस कंपनी ने आखिर ऐसी गलती कर कैसे दी कि वो पूरी तरीके से पैक्ड है, और ये गलती कैसे हुई। अब इम्पोर्टेंट ये नहीं था मामला कोर्ट में गया और कोर्ट इन्हें पेनल्टी देगा, मामला ये था ये गलती हुई कैसे, और ये गलती दोबारा रिपीट ना हो लाइफ में कभी। तो क्या करें, तो क्या करें।
एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई, सारे मैनेजर्स और मालिक इकट्ठे हुए। उसके बाद में फाइनल एक डिसीजन लिया गया कि एक हम एक्सरे मशीन डेवलप करेंगे जो फाइनल पैकिंग से पहले, मतलब आउटगोइंग फाइनल पैकिंग से पहले ये एक्सरे मशीन इसको स्कैन करेगी हर एक पैकेट को, और अगर किसी में साबुन नहीं है तो इसे इस ट्रैक से ये हटा देगी। ठीक, ये हट जाएगा। अब हमें बताइए कि अपने यहाँ घड़ी डिटर्जेंट पाउडर या बंदर छाप साबुन या मान लो कुछ भी ऐसे साबुन हैं जो बहुत सस्ते हैं, बहुत मद्दे हैं, कीमत बहुत कम है, ये भी तो खाली पैकेट में जा सकते हैं, खाली रैपर इनका चला जाए, हो सकता है ऐसा कि नहीं? बताओ भाई। यस सर। तो समस्या तो इनके सामने भी वही है जो इस बड़ी कंपनी के सामने थी। अब ये बंदर छाप साबुन या मान लो बिल्ली छाप साबुन, ये अगर वो मशीन को खरीदने लगे तो मशीन ही मान लो 10 लाख की है, 20 लाख की है, और साबुन इसका ये बेच रहा है ₹2.5, ₹3, ₹4 में, तो क्या ये मशीन को खरीद पाएगा? नो सर। खरीद भी ले तो कोई बहुत महत्व तो नहीं है, क्योंकि उसका साबुन ही इतना सस्ता है कि अगर कोई पेनल्टी भी आ जाएगी तो वो देखा जाएगा, लेकिन समस्या तो है। अब ये क्या करे बेचारा इस समस्या को दूर करने के लिए? बताओ भाई। सर उन्होंने बाहर सर उन्होंने बाहर की पैकिंग उतार दी, फैंसी पैकिंग करना स्टॉप कर दिया। जैसे रिन का साबुन आता है तो उसका पूरा का पूरा सेट आता है 12 का, और जो कि एक प्लास्टिक रैप में रैप्ड होता है, जिससे पता चल जाता है कि उसके अंदर है भी या नहीं है साबुन। ऑब्वियसली बात है, विजिबल देखो, रहता है। वो ठीक है, रैप हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि कप सिरप की बोतल खाली आ जाती है पैक होके, उसमें कप सिरप होता ही नहीं, आ जाती है, ऐसा हो सकता है। हम साबुन के नहीं सर। एग्जाम्पल को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि बोतल सील्ड और पैक्ड है और उसके अंदर वो लिक्विड है ही नहीं, तो क्या करोगे? सर वेट डिफरेंस भी तो हो सकता है ना सर, हैं? भरने के बाद वेट अलग हो जाता है और खाली का वेट अलग रहेगा, तो वेट नहीं, डिफरेंस से भी तो वेट पता अलग चल जाता रहेगा, है। लेकिन बोतल जब पैक होंगी तो वो बोतल तो स्थान उतना ही लेगी अपना। हाँ सर, स्थान तो अब उतना ही समझिए, लगेगा। अब समझिए मेरी बात। ये बंदर छाप साबुन के मालिक हैं एक पंजाबी, और इन्होंने क्या करा कि ये जो एक असेंबली ट्रे है जो ये आपको दिख रही है, जहाँ पे ये सब साबुन जा रहे हैं और आगे जाके ये पैक होंगे जाके यहाँ पे, और ये चले जाएंगे सेल्स के लिए। तो इन सरदार जी ने क्या किया कि इस जगह पे एक फर्राटा वाला पंखा लगा दिया, समझ रहे हैं? फर्राटे वाला पंखा लगा दिया जिसमें साबुन नहीं होगा, वो उड़ के इधर गिर जाएगा। समाधान सरल है। जी सर। कितने का फर्राटा पंखा? 700-800 रुपए का, और समस्या का समाधान पूरा मिल गया। अब ये एक्सरे मशीन कितने समय में डेवलप होगी, एक्सरे मशीन कैसे स्कैन करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, इन्होंने कितना दिमाग लगाया होगा, कितना दिमाग लगाया होगा, और हमारे सरदार जी ने उठाया और पंखा रख दिया, समस्या का समाधान मिल गया। तो इसे कहते हैं मैनेजरल स्किल्स। थैंक यू फॉर सो नाइस emojis, मंताशा एंड ऑल, तान्या एंड ऑल द पीपल्स, कनन। तो है क्या, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना? Presence of mind is the skill that cannot be developed, but it is sometimes developed by itself and by your critical thinking, है ना? आगे बढ़ो। जी जी। चलिए देखिए, नेक्स्ट में आते हैं व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल्स क्या है? Often referred to as interpersonal or people's and set of personal attributes, qualities, and enable individuals to interactively harmoniously with the others in various personal and professional settings. ये क्या है? एक ऐसी स्किल्स हैं जो हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलने जुलने के समय, बातचीत करने के समय इन्हें फॉलो करते हैं। ये टेक्निकल
स्किल्स की तरह से नहीं होती हैं जो बिल्कुल नियम बन गए कि जनरेटर स्टार्ट होगा तो उसका हैंडल लगाना ही पड़ेगा, गाड़ी स्टार्ट करनी है तो उसकी की वो प्रॉपर होनी ही चाहिए। अब आप बात कर रहे हैं मैनेजर से तो बात का तरीका अलग होगा, बात कर रहे हैं नौकर से तो बात करने का तरीका अलग होगा। अगर उसी तरीके से आप बात अपने नौकर से भी करें जैसे मैनेजर से कर रहे हैं, तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स को सराहा जाएगा और हर आदमी आपको सम्मान देगा कि ये आदमी बहुत अच्छा भाई नौकर से भी उसी तरीके से बात करता है जैसे उससे करता है ना? और इसलिए सॉफ्ट स्किल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी क्षमता, आपके प्रभाव, आपके काम करने के स्टाइल, आपके फ्रेंड्स, उन सभी को आपस में जोड़ती हैं और आपकी सफलता को सुनिश्चित करती हैं। इसलिए सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब क्या-क्या है ये? पहला तो कम्युनिकेशन। आप किसी से भी अगर बात करते हैं तो आप कैसे करते हैं? आप कहाँ से शुरुआत करते हैं? किस तरीके से आपका तरीका रहता है, चाहे वो वर्बल हो या रिटन हो, कुछ भी हो, कैसे आपका रहता है? क्या आप एक अच्छे एक्टिव लिसनर हैं? क्या आप लोगों के साथ सद्भावना रखते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, आपने सिर हिला दिया, किसी ने कहा कि भाई चाय पियोगे? आपने सिर हिलाया, सिर हिलाने के अब 2 तरीके हैं, एक तो ये नहीं, एक है हाँ और एक कुछ ऐसा जिसमें ना ना और ना हाँ। तो ये आपको चीज़ें यूज़ करनी है। टीम वर्क सॉफ्ट स्किल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लाइफ में कभी भी विदाउट टीम के सक्सेस नहीं हो सकते। अडेप्टेबिलिटी, चेंजेस इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को कैसे अडेप्ट करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी आप समझ गए गाड़ी की हवा निकाल दो या सरदार जी वाला फर्राटा लगा दो, झंझट खत्म। डिसीजन मेकिंग, राइट टाइम पे राइट डिसीजन अगर आपने लिया नहीं लिया तो लेट लिया हुआ डिसीजन भी बेकार होता है। ये कहा जाता है द जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस नहीं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत देरी से दिया गया निर्णय भी कोई मायने नहीं रखता। कोर्ट में मैंने पढ़ा है कि एक लेडी जिसका मकान पे किसी ने कब्जा कर लिया था और उसको छुड़ाने के लिए वो कोर्ट में गई, तो उस समय वो उसकी एज जो थी 12-13 साल थी और 85 ईयर्स की जब हो गई तब उसे मकान मिला। इसका क्या मतलब है? कोई मतलब है? तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कोई मतलब नहीं रह जाता उसका फिर। सॉफ्ट स्किल्स में टाइम मैनेजमेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, लीडरशिप है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है और स्ट्रेस मैनेजमेंट है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है सॉफ्ट स्किल्स का कि आप अपने दुश्मन से भी अगर प्रेम पूर्वक नमस्ते भी कर लेते हो तो एक नमस्कार, एक प्रणाम 100 परिणाम बदल देता है। ये आपने कहावत सुनी होगी, एक प्रणाम। और एक प्रणाम ये कहाँ से कहावत बनी है मालूम है? ये कहावत कहाँ से बनी है? पता नहीं सर। महाभारत में जब कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि आप भीष्म पितामह के पास जाओ और उन्हें प्रणाम करके आओ युद्ध करने से पहले, तो कृष्ण जाते हैं और भीष्म पितामह को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि मुझे आप आशीर्वाद दें और अनुमति दें कि मैं आपसे युद्ध कर सकूं। अब ऐसी स्थिति में भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर तुमने मुझसे अनुमति नहीं मांगी होती तो मैं तुम्हें हरा देता और तुम जीत नहीं पाते। तुमने मुझसे लड़ने की अनुमति चाहिए तो मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं, विजयी भव। तो एक प्रणाम ने पूरा परिणाम बदल दिया। टाइम काफी ज्यादा हो रहा है और 11:15 हो गए हैं और मैं भी आज पूरे दिन बाहर रहा हूँ बट मैं कतई नहीं थका हुआ हूँ।
आप में से कुछ लोगों में मैसेजेस आ रहे हैं, टाइम ओवर हो रहा है, तो क्या क्लास को यहीं खत्म किया जाए आज? यस सर। यस सर। चलिए, आप सभी थके हुए हैं ना? सर एग्जाम्स का भी पढ़ना रहता है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, इसको मैं ध्यान रखूंगा आगे से। थकान नहीं है आपके लिए, नेक्स्ट एग्जाम है उसकी भी इम्पोर्टेंस है, उसे भी आपको पढ़ना है ना? तो अच्छी बात यस। है, उसकी भी आप तैयारी करिए। और देखिए, एक लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी मैं सुना रहा हूँ, 2 मिनट की, बस यहीं पे खत्म करता हूँ आज इसको। छोटी सी स्टोरी है जिसका जो टॉपिक है वो है पुट द ग्लास डाउन। क्या है? द ग्लास डाउन। पुट द सर ग्लास लास्ट। डाउन। इसमें क्या है कि एक प्रोफेसर अपने बच्चों को समझा रहा होता है कि तुम अपने इस स्ट्रेस को, इस पे मैं सुना रहा हूँ, इस स्ट्रेस पे ध्यान रखिए, स्ट्रेस को दूर कैसे करोगे? तो उसके लिए पुट द ग्लास डाउन। प्रोफेसर ये कहता है कि आप एक काम करिए, एक ग्लास लीजिए और उस ग्लास को लेके स्ट्रेट हाथ रहे और ग्लास को पकड़े रहो। तो इसके रिजल्ट क्या होंगे ये बताओ, क्या रिजल्ट होंगे? सर हम लोग, सर हाथ थकने लगेगा। हाथ गिलास थकने भले लगेगा। ही हल्का है पर हाथ थकने लगेगा। हाथ थकने लगेगा, डेफिनेटली। और हम कितनी देर, जितनी हमारी क्षमता होगी, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक उसे सह सकते हैं। लास्ट में क्या हुआ जी जी सर। कि हमारा एंड में हाथ नीचे हुए। हाथ बहुत ज्यादा दिक्कत करने लगेगा। और एक कंडीशन ये आएगी कि अगर हम हाथ से ग्लास छोड़ भी दें, हम केवल कहें अपना हाथ ही ऐसा स्ट्रेट रखो, तो क्या हाथ स्ट्रेट रह पाएगा? नो सर। तब भी नहीं रह पाएगा। तो पहले ग्लास का वजन था इसलिए हाथ दिक्कत कर रहा था, अब ग्लास का वजन भी नहीं, तब क्यों दिक्कत कर रहा है? बताओ। जो प्रेशर मसल्स पे। ये नेचुरल स्टेट में नहीं है। हमें जो चीज जिस स्टेट में मिली है उसको उसी स्टेट में अगर हम रखें तो हम अगेंस्ट नेचर काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें कोई कष्ट महसूस नहीं होगा। अगर हम अगेंस्ट जो हमें चीजें भगवान की तरफ से मिली हुई हैं उनके अगेंस्ट अगर हम चलते हैं तो हमें किसी भी तरीके के कष्ट, दुख और परेशानियां मिलती हैं। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए। तो जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपको भगवान ने स्वतंत्र भेजा है, कोई भी बंधन लगा के नहीं भेजा। और जब आप किसी बंधन में होते हैं तो आप ग्लास पकड़े हुए होते हैं। और चाहे वो ग्लास नहीं है, लेकिन आप अभी तक क्लास में थे, आप मेरी कंट्रोल में थे, मेरी आवाज सुन रहे थे, मुझे सुन रहे थे, आपका हाथ ही खाली उठा हुआ था, लेकिन फिर भी आपके अंदर थकान पैदा हुई। और इसलिए पैदा हुई कि इस टॉपिक में आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं था। जबरदस्ती टॉपिक आपको सुनाया गया है, जबरदस्ती आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपको ये थकान और ये दिक्कतें महसूस हुई हैं। अगर किसी को भी ऐसी महसूस हुई हैं तो आप समझ लीजिए कि ये बॉडी लैंग्वेज है जो आपको ये बता रही है कि पुट द ग्लास डाउन। ग्लास भी हाथ में है, उसे भी नीचे गिरा दो, फिर भी थकान होगी, क्योंकि आप नेचुरल स्टेट में नहीं हो। अब क्या होता है नेचुरल स्टेट के लिए? ये राइटर ये कहता है कि जब आप अगर ऑफिस में हैं तो ऑफिस के टेंशन को जब निकलो तो उसी देरी पे झाड़ के निकल जाओ। क्लास जब ये छोड़ो तो क्लास को पूरा छोड़ देना, कतई मेरे को याद मत करना, मेरा चेहरा भी आपके उसमें ना आए, ये शब्द भी आपके ध्यान में ना आए। अब जब आप अपना फिजिक्स पढ़ो तो केवल फिजिक्स ही पढ़ना। खाना खाओ तो केवल खाना ही खाना, खाना खाने के टाइम पे मेरी ये चीजें याद मत करना, कुछ भी याद मत करना। तो पुट द ग्लास डाउन। जिससे दिक्कत हो रही है उसे वहीं का वहीं पूरी तरीके से छोड़ दो। दो जगह पे मत रहो, यहाँ वहां दोनों जगह। So this is only the moral of the story, that whatever you want to do, put your full attention, and when it is over, let the attention fully off. So wish you all the best and good night to you all. Thank you for joining this session
and I am Good night, sir. see all of you. Good night. Very good night to you all. Thank you, sir. We will meet you tomorrow at 9 and class will not go beyond 10. Okay. I will keep it in mind that never class will go beyond 10. So thank you all and good night.